गिरफ्तारी का अधिकार जो ईडी के पास है उसे बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। ईडी को पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी का अधिकार बरकरार रहेगा। ये एक बड़ा और अहम फैसला। 240 याचिकाएं दायर की गई थी जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना था। इस पर अब एक अहम फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के अधिकार को बरकरार रखा है। कई याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो चुकी थी, आज फैसला आना था पीएमएलए पर। सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला, इस फैसले में ईडी के गिरफ्तारी के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारों की लक्ष्मण रेखा क्या होगी, उसका दायरा क्या होगा, इसको लेकर तमाम अहम फैसले आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से आने हैं। और ऐसे में ईडी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया मनमानी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मुनीश, इस बड़े फैसले के अलावा सुप्रीम कोर्ट की ओर से और क्या कुछ कहा गया है? जी देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें 240 पिटिशनर थे और उसमें जो देश के सबसे बड़े वकील हैं उन सभी लोगों ने पीएमएलए के अंदर जो पावर मिलता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय को, उसको उन्होंने चैलेंज किया हुआ था। लेकिन कोर्ट ने सभी मामलों को सुनने के बाद आज जो आदेश दिया है उसमें ज्यादातर जो मांगे थी उसको ठुकरा दिया है। अमूमन धारा 19 सेक्शन 19 जो बोला जा रहा था पीएमएलए एक्ट के तहत, उस एक्ट के तहत ईडी के पास में पावर होता था कि वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं और 24 घंटे के अंदर उसको एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकते हैं। उसको चैलेंज किया था कि ईडी की गिरफ्तारी जिस तरीके से वो सही नहीं है, लेकिन कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। इसके अलावा कोर्ट में यह भी चैलेंज किया गया था कि जिस तरह से ईडी समन कर देती है उसमें ईडी के पावर को कम किया जाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी बरकरार रखा है, यानी कि ईडी के पास में वह भी पावर रहेगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण इसमें याचिका यह दायर की गई थी और इसको चैलेंज किया गया था कोर्ट के सामने कि जो ईडी है उसकी ईसीआईआर, जिसको एफआईआर के बराबर बोला जाता है, वो कभी भी आरोपी को देती नहीं है। और इसके पीछे की दलील दी गई थी कि जब तक कि आरोपी के पास में ईसीआईआर यानी कि एफआईआर की कॉपी नहीं होगा तो आरोपी अपने आप को बचाव कैसे करेगा, कोर्ट के सामने बचाव अपना कैसे कर पाएगा। लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पे ये बोला कि इस पूरे मामले में जो ईसीआईआर होती है उससे किसी भी शख्स को या फिर पीड़ित पक्ष को या फिर डिफेंस को देने की जरूरत नहीं है, यानी कि ईडी के पास में वह पावर अभी भी बरकरार रहेगी कि उनको ईसीआईआर देने की जरूरत नहीं है। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो बात थी वो बेल को लेकर थी, क्योंकि आप देखेंगे कि ईडी के कई मामलों में बेल नहीं मिलती है। जो आरोपी होते हैं कई महीनों तक, सालों तक उनको बेल नहीं मिलती है। इसको सेक्शन 45 पीएमएलए एक्ट के तहत लोगों ने इसको, जो पिटिशनर थे उन्होंने चैलेंज किया हुआ था, लेकिन कोर्ट ने उससे भी कहा हुआ है कि धारा 45 पीएमएलए के तहत जिस तरीके से कोर्ट के पास में पावर होता है बेल को रिजेक्ट करने का, वह भी बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि ईडी ऐसे मामलों से जूझती है, ऐसे मामलों का इन्वेस्टिगेशन करती है जो कि देश में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन सभी पिटीशंस को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का अभी तक का फैसला आया हुआ है उसमें जो मांगे की गई थी याचिकाकर्ताओं की तरफ से, उसको एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। जी ठीक है, संजय भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, किस तरीके की दलीलें कोर्ट में रखी गई, क्योंकि 240 याचिका है तो जाहिर तौर पर एक लंबी सुनवाई, उसके बाद ये बड़ा आदेश, किस तरीके की दलीलें रही कोर्ट में? जी हाँ, लंबी सुनवाई हुई, उसका कोर्ट का आदेश आया। सबसे बड़ी चीज है कि ईडी के अधिकार क्षेत्र की लक्ष्मण रेखा सुप्रीम कोर्ट ने खींच दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ठीक है, लौटेंगे संजय आपके पास, आपकी ऑडियो में थोड़ी दिक्कत है। इस बीच बड़ी खबर एक बार फिर से बता दें, क्योंकि कई सारे ऑब्जर्वेशन यहां पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से किए गए जिसमें कहा गया कि गिरफ्तारी के अधिकार को बरकरार रखा जाएगा। मुनीश, और सबसे बड़ा सवाल जो लगातार ईडी के ऊपर उठाया जाता था कि समन को लेकर भी अहम फैसला दिया गया है। जी बिल्कुल, समन को लेकर भी इस तरह के सवाल खड़े किए गए थे कि जिस तरीके से ईडी अपने मामले की जांच शुरू करती है उसके बाद में एक के बाद एक कई दिनों तक आरोपियों को पूछताछ करने के लिए बुलाती है। इससे जो आरोपी होते हैं वो परेशान होते हैं, उनके फंडामेंटल्स राइट यानी कि जो मौलिक अधिकार है उसका हवाला दिया गया था कि मौलिक अधिकारों का हनन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस मांग को भी ठुकराते हुए साफ तौर पे ये कहा कि जिस तरीके से ईडी के पास में पावर दिए गए हैं वो इसी वजह से दिए गए हैं ताकि वो मामले की सही तरीके से जांच कर सके, और इस याचिका को भी उन्होंने ठुकरा दिया। तीन मैं महत्वपूर्ण चीजें बोलूंगा इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जो फैसला दिया हुआ है, और अब तक तो सारी याचिकाओं पर फैसला आ भी चुका है, जो फैसला दिया हुआ उसमें तीन सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं।
सबसे पहले ईडी किस तरीके से जांच करता है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इस याचिका को हम यहीं पर रद्द करते हैं। इंक्वायरी वो जिस तरीके से करती है ईडी वो सही अपने तरीके से करती है। गिरफ्तारी को जो लेकर बात की गई थी, गिरफ्तारी में भी ईडी को लेकर पीएमएलए एक्ट को लेकर साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जिस तरीके से गिरफ्तारी होती है उसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। वो पीएमएलए के तहत ईडी के पास पावर है किस तरह से आरोपी को गिरफ्तार करना है, उसको लेकर चैलेंज किया गया था। और बेल को लेकर सबसे ज्यादा सवाल खड़े किए गए थे पिटिशनर्स की तरफ से कि धारा 45 के तहत जब कोर्ट बेल देती है तो उस वक्त कोर्ट ये देखती है कि क्या जो आरोपी है बेल के बाद में किसी क्रिमिनल ऑफेंस में यानी कि किसी आपराधिक साजिश में शामिल हो सकता है या नहीं हो सकता है, और इसी वजह से कई बार बेल रिजेक्ट हो जाती थी। इस मांग को भी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ठुकरा दिया है। तो कई ऐसी बड़ी चीजें थी जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सभी याचिकाकर्ता पहुंचे हुए थे। और ईडी को लेकर देखिए इसमें जो बहुत सारे याचिकाकर्ता थे वो विपक्षी पार्टी के भी थे। लगातार केंद्र सरकार और ईडी के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे थे कि ईडी जिस tariके से काम करता है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के कहने पर काम करता है। इसके लिए आज का फैसला बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। न सिर्फ ईडी के पास में जो पावर रहती है, जो शक्ति रहती है जांच करने की, बल्कि उन मामलों को लेकर भी जिसमें कई विपक्षी दल के नेता या तो गिरफ्तार हुए हैं या वो जांच की घेरे में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक के बाद एक साफ कर दिया कि जो भी। ठीक है मुनीश, आ रही हूं आपके पास। संजय भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, अपनी बात पूरी कीजिए। जी हाँ, मेरा ये कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण रेखा खींची है, जिस पर सवाल उठाए गए कि वो लक्ष्मण रेखा ही तय नहीं है जिसका ईडी उल्लंघन कर रही है, प्रवर्तन निदेशालय उल्लंघन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण रेखा खींच दी है और ये कहा है कि जिस नियम प्रावधानों के तहत ईडी कार्रवाई कर रहा था वो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या इन प्रावधानों को मनी बिल की तरह ट्रीट किया जाए, इस पर सुनवाई 7 जजों की पीठ करेगी, यानी लार्जर बेंच इस पर सुनवाई करेगी। क्योंकि पहले ही 5 जजों की पीठ इस पर फैसला कर चुकी है, उसकी समीक्षा करनी है तो 7 जजों की पीठ ही इस पर फैसला करेगी। वरिष्ठ वकील माजिद मेमन साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। माजिद मेमन साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका आज तक पर। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इसको किस तरीके से देखते हैं? हेलो जी, देखिए, ऐसा है, ये मामला पीएमएलए एक ऐसा कानून है कि जिसमें गिरफ्तारी के बाद किसी भी नागरिक को तुरंत जमानत भी मिलना दुश्वार हो जाता है। इसलिए नतीजे के तौर पर हमारी जेलें अंडर ट्रायल प्रिजनर से भरी पड़ी हैं। और आपने देखा होगा कि कुछ अखबार में आंकड़े भी थे, कल भी थे, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने भी ये बात कही कि अंडर ट्रायल एक्यूज्ड अगर बहुत ज्यादा होते हैं तो ये एक अच्छी निशानी नहीं है, अच्छी अलामत नहीं है। इसलिए जमानत के लिए थोड़ा सा लीनियंसी होनी चाहिए। अब जैसे पीएमएलए जैसे कानून में जहाँ जमानत का प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है गिरफ्तारी के बाद, वहाँ गिरफ्तारी के समय ही अथॉरिटीज को, पुलिस वालों को, जो ईडी है या जो सीबीआई है, जो भी लोग पुलिस वाले हैं, उन लोगों को गिरफ्तार करने से पहले अच्छी तरह विचार करना चाहिए क्या गिरफ्तारी जरूरी है। और इसी पर बहस चलती है और उच्चतम न्यायालय ने भी कई बार, एक से ज्यादा बार ये कहा है कि आपके पास अगर गिरफ्तारी का अधिकार है तो उस गिरफ्तारी के अधिकार का प्रयोग करना जरूरी नहीं है। आपके पास अधिकार बिल्कुल है, लेकिन उन अधिकारों का प्रयोग करना या नहीं करना उस पर आपको विचार करना चाहिए। 1994 में भी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था जोगेंद्र कुमार, जिसमें पावर टू अरेस्ट इज वन थिंग एंड यूजिंग द पावर टू अरेस्ट इज अनदर थिंग। और इसलिए पीएमएलए में भी थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए कि गिरफ्तारियां नहीं ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। अनीशा भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। अनीशा, जरा एक बार विस्तार से समझाइए कि आज किस तरीके से अपने आदेश में क्या क्या बड़ी बातें कोर्ट की तरफ से कही गई हैं, जिस तरीके का जिक्र हो रहा है, क्या कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं आगे के लिए, क्या जानकारी मिल रही? देखिए नेहा, बहुत डिटेल्ड जजमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने आज दी है। सबसे बड़े अगर आपको हमें 5 बिंदु बता दें तो अब ईडी के पास जो इंक्वायरी करने की पावर है, इन्वेस्टिगेशन की पावर है, लोगों को पूछताछ के लिए बुलाने की पावर है, उसको पूरी तरह से सही माना है कोर्ट ने कि ईडी जिस तरह से पूछताछ के लिए लोगों को बुला रही है वो बिल्कुल सही है। दूसरी बात ये कि ईसीआईआर जो होती है, जो एफआईआर ईडी जो कंप्लेंट लिखती है उसकी कॉपी अक्यूज को देना जरूरी नहीं है। हालांकि और कोर्ट ने ये तक कह दिया है कि
प्रेडिकेट ऑफेंस यानी कि ईडी के जो कानून है उसमें एक पॉइंट ये पिटिशनर्स ने रेज किया था कि अगर जो पहले का जो ऑफेंस है, जैसे सीबीआई ने कोई केस दाखिल किया, एफआईआर करी, उसके बाद आपने मनी लॉन्ड्रिंग का केस डाला, तो अगर उस केस में आप बरी हो गए या वो केस में एफआईआर ही नहीं तो क्या ईडी वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है? उस पे कोर्ट ने साफ कहा है कि ईडी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो स्टैंड अलोन ऑफेंस है। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई है आज जो कोर्ट ने कहा है कि स्टैंड अलोन ऑफेंस को लेकर जो कहा गया है आज की मनी लॉन्ड्रिंग में जो होता है, क्योंकि उस पर सबसे ज्यादा बहस हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। लोगों ने कहा था, पिटिशनर्स ने कहा था कि इस तरह से अगर आप ये करें कि सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, कोई एफआईआर हुई है या नहीं हुई है, लेकिन आप मनी लॉन्ड्रिंग कर देते हैं, उसको भी कोर्ट ने कहा है ये ऐसा हो सकता है, ये कि मनी लॉन्ड्रिंग में हो सकता है। दूसरी बात ये भी कोर्ट ने कही है कि जो इस मुद्दा उठा था कि ईडी को जो एक्स्ट्रा पावर्स दी गई हैं, जो पीएमएलए की अमेंडमेंट की गई है, वो मनी बिल के तहत कैसे की जा सकती है, वो मुद्दा अब 7 जजों की बेंच सुनेगी कि आखिर मनी बिल होता क्या है, वो उसमें किस तरह से पारित किया जा सकता है कोई मुद्दा। उसमें कोर्ट ने कहा है कि इस तरह से आप पारित कर सकते हैं या नहीं, वो 7 जजों की बेंच देखेगी। प्रेडिकेट ऑफेंस में एफआईआर हुई है या नहीं, वो ईडी इंक्वायरी को नहीं रोका जा सकता। ये सबसे बड़ा कोर्ट ने आज फैसले में अपने कह दिया है, क्योंकि सबसे ज्यादा मुद्दा ये उठता है कोर्ट्स के सामने कि जो मेन ऑफेंस है कि किसी के खिलाफ करप्शन का केस है या डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस है या कोई भी और ऑफेंस का केस है, उसमें तो कोर्ट उसमें या तो बरी हो गए या फिर एफआईआर हुई नहीं, लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो है उनकी प्रॉपर्टी जब्त करके उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस शुरू कर दिया। कोर्ट ने आज साफ कह दिया है कि ये किया जा सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो अलग ऑफेंस है, वो उस पर इंक्वायरी अलग से हो सकती है। और जो 2 कंडीशंस हैं बेल की, ये भी सबके लिए बहुत जरूरी रहेगा जानना नेहा, कि जो 2 ट्विन कंडीशंस हैं बेल की, उनको भी अपहोल्ड किया गया है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग एक इकलौता ऑफेंस है भारत में जिसमें बेल के टाइम पर ही आपको ये दिखाना होता है कि प्राइमा फेसी आप गुनहगार नहीं है और आपने ऐसा कोई काम किया है, ये नहीं कहा जा सकता कि आपने कोई ऐसा काम किया है, क्योंकि वो जो इशू है हर किसी और ऑफेंस में ट्रायल का मुद्दा होता है कि आपने किया या नहीं किया, वो बाद में देखेंगे। अभी आप बेल पर ये देखिए कि आप दोबारा से कुछ गड़बड़ तो नहीं करेंगे। लेकिन पीएमएलए में इकलौता ऑफेंस है, जब बेल लेने जब आप जाते हैं तब मजिस्ट्रेट को ये देखना होता है कि आपके खिलाफ क्या ऐसा कोई आरोप है जो जिसमें लग रहा है प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ गड़बड़ की है, और अगर ऐसा लगता है कि आपने गड़बड़ की है तो बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी कि बेल जो स्ट्रिक्ट कंडीशन है उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने आज अपहोल्ड किया है, और ये बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि ये जो मुद्दे हैं इनको लेकर काफी सवाल उठे थे कोर्ट की हियरिंग के दौरान, और इनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट भी होगा, क्योंकि जितने केस आप आजकल भी देख रहे हैं, जितने लोगों के खिलाफ पीएमएलए के केसेस बनते हैं, आप दिल्ली में सत्येंद्र जैन का केस देख लीजिए, आप उससे पहले ये कार्ति चिदम्बरम और पी चिदम्बरम का केस देख लीजिए, आप ये तमिलनाडु के केसेस देख लीजिए, कर्नाटक के देख लीजिए, हर बारी बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सत्येंद्र जैन के केस में भी अगर आप देखें तो ईडी साफ कह रही है कि देखिए हमारे पास तो प्राइमा फेसी एविडेंस है, हम तो ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि पैसा खाया गया, इसलिए आप बेल नहीं दे सकते। नॉर्मल कोई भी केस, कोई भी और ऑफेंस होता है, कोई भी और आरोप होता है, तो ये आर्ग्यूमेंट नहीं होती है, ये दलील नहीं होती है कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कुछ सबूत है इसलिए आप इनको बेल नहीं दे सकते। ये सिर्फ और सिर्फ पीएमएलए में ये प्रावधान है, और इन प्रावधानों को आज सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है, जो बहुत बड़ी बात है देश में चल रहे केसेस के लिए, क्योंकि याद रखिएगा देश में इस वक्त एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हाथ में 3000 से ज्यादा केस हैं, जिनमें बहुत सारे बैंक फ्रॉड के केस हैं, बहुत सारे ऐसे केस हैं जिनमें लोगों ने लोन फ्रॉड्स करे हैं। आपने 5 प्रमुख बिंदु बताए, और साथ ही जिस तरीके से आज लक्ष्मण रेखा तय कर दी गई है, ईडी की कई सारी चीजों को बरकरार रखा है, उनके दायरे में कई सारी पावर्स रखी गई हैं। क्या कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स भी सुप्रीम कोर्ट ने साइट किए जिन एग्जाम्पल्स के तहत इस पूरे फैसले को सुनाया गया? और साथ ही ये भी बताएं कि जो ये 5 अहम बिंदु आप
आपने बताए हैं उनके दायरे को लेकर, इसमें सबसे ज्यादा याचिकाएं किस पावर को लेकर थी? देखिए नेहा, कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल तो कोर्ट नहीं देती है, और वैसे भी जो अभी फैसला सुनाया गया है वो सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट जो है वो सिर्फ 5 से 10 मिनट को लेकर कोर्ट ने अपना जो मेन पॉइंट्स थे वो बताए हैं। अभी पूरी डिटेल्ड जजमेंट जो है वो हमारे सामने नहीं है। हालांकि ये याद रखिएगा 242 याचिकाएं कोर्ट के सामने थी, जिनमें कार्ति चिदम्बरम की भी याचिका थी, शिवेंद्र मोहन सिंह की भी याचिका थी, अनिल देशमुख के साथ एक को अक्यूज थे उनकी भी याचिका थी, BS हुड्डा के साथ एक लैंड स्कैम के को अक्यूज थे उनकी भी याचिका थी, महबूबा मुफ्ती के खिलाफ ईडी इंक्वायरी के लिए एक याचिका आई थी वो भी यहाँ पर थी। लेकिन ज्यादातर जो आप देखें वो बिजनेसमैन के खिलाफ या उन लोगों के खिलाफ हैं जिन्होंने बैंक लोन्स लिए हैं या बिजनेस में कुछ ठगी करी है। लेकिन आप अगर ये मेन बिंदु देखें, सबसे ज्यादा याचिकाएं जो थी वो इन्हीं चार मुद्दों पर थी कि क्या ईडी अफसर इस तरह से किसी को भी सामने अपने बुलाकर इंक्वायरी करके एकदम अरेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि याद रखिएगा नॉर्मल पुलिस ये काम नहीं कर सकती। नॉर्मल पुलिस को पहले FIR करनी होती है, उसके बाद इंक्वायरी करनी होती है, उसके बाद नोटिस देके अरेस्ट होता है। ईडी और DRI सिर्फ एजेंसियां हैं जो किसी को सवाल पूछने के लिए एज विटनेस बुला सकती हैं और वहीं के वहीं उसको अरेस्ट भी कर सकती हैं। ये मुद्दा सबसे पहले सबसे ज्यादा कोर्ट के सामने लड़ा गया कि बिना नोटिस की इस तरह से आप अरेस्ट कैसे कर सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि ये जो पावर है वो बरकरार रखिए। दूसरी बात, जो बेल का मुद्दा था कि आप इस तरह से बेल क्यों नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों इस तरह से किया गया है कि फाइनेंशियल जो क्राइम्स है उसमें बेल को इतना डिफिकल्ट रखा गया है कि ज्यादातर लोगों को कई महीनों तक बेल नहीं मिलती है, और जो पूरा ट्रायल चाहे जब तक चले लेकिन बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको भी कोर्ट ने बरकरार रखा है कि बेल के कंडीशंस जो हैं वो वाजिब है, वो आर्बिट्ररी नहीं है, और जो कोर्ट ने ये कहा है कि वो रीजनेबल है, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव है इस PMLA एक्ट का, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, जो जिस वजह से एक्ट बनाया गया, जिस वजह से ये कानून बनाया गया, वो ये था कि फाइनेंशियल क्राइम्स पर और जो दूसरे क्राइम्स से लोग पैसा अर्जित करते हैं उसको फिर साफ पैसा दिखाकर वो उसका फायदा उठाते हैं, उस पर लगाम लगे। इसलिए उस पैसे की जो जिसके पास वो पैसा आया है वो उस पैसे का मजा ना ले सके, इसलिए ये एक्ट बना है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि ये रीजनेबल नेक्सस है, क्योंकि ये इस वजह से है ताकि जिसने ये गंदा पैसा लिया है वो उसका इस्तेमाल ना कर सके। इसलिए अटैचमेंट का प्रोविजन जो है, एक बिंदु मैं और बताऊंगी नेहा, आप मुझे अगर 20 सेकंड और दें। अटैचमेंट प्रोविजन जो है उसको भी बरकरार रखा है कोर्ट ने, यानी कि ईडी जो है वो प्रॉपर्टी जब्त कर लेती है, वो भी सही माना है कोर्ट ने। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कोर्ट के सामने आए थे, और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे ये बोला गया था कि ECIR की कॉपी तो दे दीजिए अक्यूज को, ताकि उसको पता तो हो कि उसके खिलाफ आरोप क्या है। कोर्ट ने कहा है कि ECIR कॉपी देना जरूरी नहीं है, केस बाय केस के बेसिस पर मैजिस्ट्रेट ये डिसाइड कर सकता है कि कॉपी या कोई डिटेल्स देनी है या नहीं। तो ये भी बहुत बड़ी कोर्ट ने आज फैसले में अपनी बात कही। ठीक है, संजय भी हमारे साथ हैं। संजय देखिए, क्योंकि अब जो एक तरफ तो देखिए आज पेशी होने वाली है, सोनिया गांधी भी पहुंच चुकी हैं ईडी दफ्तर, थोड़ी देर में उनसे सवाल जवाब होंगे। दूसरी तरफ आज ये बड़ा फैसला आ चुका है। लेकिन संजय, सवाल ये हो जाता है, जैसे सोनिया गांधी के केस में लगातार विपक्ष की तरफ से कहा गया कि आपने FIR, जिसको ECR कहा जाता है, वो दर्ज नहीं हुई, उसके अलावा उनसे पूछताछ हुई। क्या इसको लेकर भी कोई याचिका कोर्ट के सामने रखी गई कि पहले आप ECR दर्ज तो कीजिए, उसके बाद समन भेजिए, उसके बाद आप बुलाइए? तमाम प्रावधानों को लेकर अलग अलग याचिकाएं हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि विपक्ष, खास तौर से याचिकाकर्ता वाला विपक्ष, जिन मुद्दों को उठा रहा है उन पर उनको कामयाबी नहीं मिली है, उनको झटका मिला है। और साथ ही जब ये कहा जाता है कि गिरफ्तारी अवैध है और अपनी लक्ष्मण रेखा लांघकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टर मनमानी कर रहा है राजनीतिक इशारों पर, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ है कि ईडी अगर ECIR दर्ज करता है वो भी सही है, इसके साथ ही वो गिरफ्तारी भी कर सकता है। तो जैसा कि मेमन साहब बता रहे थे कि गिरफ्तारी कर सकता है लेकिन करनी नहीं चाहिए, लेकिन ये तो ईडी के विवेक पर निर्भर करता है, जांच अधिकारियों की टीम के विवेक पर निर्भर करता है कि आखिर वो इसमें क्या चाहते हैं और किस तरह से प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं। रही बात इस बात की
कि इसमें जो संशोधन किए गए वो मनी बिल के तौर पर किए गए, इसकी जांच, इसकी सुनवाई अब 7 जजों की पीठ करेगी, क्योंकि इससे पहले 5 जजों की पीठ, संविधान पीठ, इस मामले में सुनवाई कर चुकी है, फैसला दे चुकी है। लिहाजा अब उसकी समीक्षा के लिए कि क्या सरकार को इस तरह के मामलों को मनी बिल की तरह ट्रीट करने का अधिकार है, क्या ये असंवैधानिक है, संविधान की भावना के खिलाफ है, इन तमाम चीजों पर 7 जजों की पीठ फैसला करेगी। तो अब चीफ जस्टिस, उनके ऊपर है कि वो कितनी जल्दी या कब 7 जजों की पीठ गठित करते हैं और वो फिर इस मामले की सुनवाई कितने दिनों में करती है, ये देखना होगा। हालांकि संविधान पीठ अमूमन जब सुनवाई शुरू करती है तो 3 से 5 दिन के अंदर एक मामला निपट जाता है, बशर्ते कि वो मामला बहुत पेचीदा ना हो, जिसमें बहुत सारे पक्षकार ना हो, तो ये इस पर निर्भर करेगा। फिलहाल ईडी की जो पुरानी लक्ष्मण रेखा थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले के जरिए मजबूत कर दिया है। अधिकतर मामलों में कोर्ट ने ये कहा है कि जिन पर सवाल उठाए गए थे ईडी के अधिकार क्षेत्र को लेकर, वो सवाल बेबुनियाद और बेमानी हैं। यानी ईडी जिस तरह से काम कर रहा है वो अपने आप में सही है, क्योंकि जब आपके ऊपर आरोप लगे तो ये बर्डन ऑफ प्रूव करने का बर्डन उस पर होता है, जो अक्यूज्ड होता है वो अपने आप को निर्दोष कैसे साबित करता है, ये बर्डन उसके ऊपर है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में माना है। फैसला चूंकि बहुत विस्तृत है और सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट कोर्ट में सुनाए गए हैं, लिहाजा ये देखना जरूरी होगा कि फैसले में अंदर क्या है। क्या कोर्ट ने, ये तो तय है कि पुराने कई जजमेंट कोर्ट ने कोट किए होंगे अपने जजमेंट में, लेकिन क्या किसी स्पेसिफिक घटना का, किसी स्पेसिफिक नेता के केस का जिक्र किया है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा, क्योंकि जजमेंट को स्टडी करना, उसको पढ़ना भी अपने आप में एक बड़ा काम होता है। बिल्कुल संजय, लौटेंगे आपके पास। मुनीश मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। मुनीश देखिए, जाहिर तौर पर प्रवर्तन निदेशालय के लिए भी एक राहत भरी खबर है, क्योंकि जितने भी उनके पास अभी तक अधिकार थे उन्हें बरकरार रखा गया है। जितने तरीके के आक्षेप और आरोप लगे उन पर, उसके तहत कहीं ना कहीं कार्रवाई में दिक्कत, उसमें बाधा आ रही थी। अब ये माना जाए कि ईडी एक स्वावलंबी के तौर पर और इस आरोप को झेले बिना कि वो सरकार की परछाई में काम करती है, इसके तहत स्वच्छंद रूप से काम कर सकती है। जी बिल्कुल, और ईडी के कई अधिकारियों से मैं लगातार संपर्क में था, वो भी बेसब्री से इस ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि देखिए मैं सिर्फ आंकड़े देना चाहूंगा आपको। साल 2012 से लेके इस साल तक, यानी कि पिछले 10 सालों में ईडी ने लगभग 29,000 केस फाइल किए हुए हैं। लगभग 24,000 केस जो हैं वो 24,800 केसेस फेमा के तहत और पीएमएलए के तहत लगभग उन्होंने 4,000 से ऊपर केस फाइल किए हुए हैं। तो इन सभी 29,000 केसेस पे अगर कोई बदलाव होता पीएमएलए एक्ट में तो उस पर फर्क पड़ने वाला था। अब कहीं ना कहीं ईडी के अधिकारी जो हैं राहत की सांस ले रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा जो मसला था इस पूरे, अगर आप ऑर्डर को सही तरीके से देखें तो एक मसला था कि जब ईडी किसी का बयान दर्ज करती है धारा 50 पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, तो उस जो बयान होता है आरोपी का, उससे एविडेंस के तौर पे माना जाता है। यानी कि जब मैं बात कर रहा हूं, सोनिया गांधी इसी ईडी दफ्तर में मौजूद हैं और उनका जो बयान है वो सेक्शन 50 पीएमएलए एक्ट के तहत दर्ज किया जा रहा है। यानी कि वो जो भी बोलेंगी कोर्ट में वो बतौर सबूत ईडी उसको पेश कर सकता है। इसको लेकर चैलेंज किया था पिटिशनर्स ने, जिसको कि कोर्ट ने माना हुआ है कि नहीं, ईडी के पास में अधिकार है कि वो जिसका भी बयान दर्ज करेंगे वो बतौर सबूत कोर्ट में पेश कर सकते हैं। और ये जो बयान दर्ज होता है उसको लेकर कई बार आरोप लगे थे कि आरोपी जब आता है तो अधिकारी जो है उससे डराते हैं, धमकाते हैं और उसके बाद प्रेशर के अंदर उसके बयान लिया जाता है। लेकिन ईडी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे इस बात को नकार दिया, यानी कि ईडी को वो पावर रह जाती है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें बताना चाहूंगा, जब ईडी के पास में कोई मामला आता है और आरोपी से पूछताछ होती है तो पीएमएलए कानून के तहत यह कहा गया है कि द ओनस इज ऑन द अक्यूज्ड टू प्रूव हिमसेल्फ दैट ही इज इनोसेंट, यानी कि जो आरोपी है। आप रहिए और नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं।